Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी दिसंबर 2025 में MPSC 004 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे वो हमारे बायलिंगुअल रहने वाले हैं, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 एंड 3 भी आएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। ओके, सो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास MPSC 004 जो है ना उसके लिए आपके नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस आपके एग्ज़ाम के लिए गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है। सो अगर आपको नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे, प्लस जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना उनकी समरी, ऑलमोस्ट आपको सारे जो भी आपके चैप्टर्स है ना बुक में उन सारे चैप्टर्स की समरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दिया। सो गाइज देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसके अंदर आपको पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। इंडिया के अंदर जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आए उन पॉलिटिकल लीडर्स ने हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने में क्या रोल प्ले किया। तो भारतीय समाज में सुधार के लिए राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका की आपको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप इंडियन सोसाइटी के बारे में बताएंगे कि जब हमारे देश में कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, यानी कि जब हमारा औपनिवेशिक काल चल रहा था, तो उस समय हमारे देश में कई सारे सोशल इविल्स थे, है ना। सोशल इविल्स का मतलब क्या होता है? सामाजिक बुराइयां। तो हमें हमारे देश में कई सारी सामाजिक बुराइयां देखने के लिए मिलती हैं पहले, जैसे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं जातिगत भेदभाव, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लैंगिक असमानता, इलिटरेसी एंड सुपरस्टिशंस भी बहुत सारे देखने के लिए मिलते थे। औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में हमें बहुत सारी जो है सामाजिक बुराइयां देखने के लिए मिलती हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रहे उन्होंने गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले किया हमारे देश में सोशल रिफॉर्म्स लेकर आने में। उन्होंने ये जो भी सोशल इविल्स थे ना उनके लिए रिफॉर्म्स लेकर आए। वो उन्होंने लोगों को जागरूक किया और सोशल चेंज जो है, तो केवल और केवल अब हमें उस टाइम पे राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, प्लस हमें जो है सामाजिक बुराइयों को भी समाज के अंदर भी परिवर्तन करना था। तो राजनीतिक नेतृत्व ने सामाजिक सुधारकों की शुरुआत करने, जन जागरूकता फैलाने और सामाजिक परिवर्तन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सो ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर आप इसके रोल को ना पॉइंट वाइज डिस्कस करोगे। जैसे कि सबसे पहली चीज आप बताओगे कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने समाज में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ संघर्ष किया। सो दे fought against the social evils। तो लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, इन सभी ने जो भी प्रैक्टिसेस थी ना उस समय अपोज किया। सारी की सारी जो समाज के अंदर प्रचलित जो भी चीजें थी, जैसे कि सती की प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह और जातिगत उत्पीड़न, इन सभी का गाइज उन्होंने क्या किया? विरोध किया। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि दे फॉट अगेंस्ट द सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ वो संघर्ष कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने फिर इन संघर्षों के माध्यम से समाज के अंदर समानता लाने का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो महात्मा गांधी वर्कड
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित। तो उस समय जो भी हरिजन कम्युनिटी थी, ठीक है, जो भी आपकी दलित कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और डिग्निटी ऑफ लेबर और सोशल जो हार्मनी है इस पर उन्होंने बल दिया। ठीक है, सो महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया और श्रम की गरिमा तथा सामाजिक समरसता पर उन्होंने बल दिया। वुमेन के एम्पावरमेंट में तो आप ना किसी भी लीडर्स के एग्जाम्पल ले लेके बता सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एक ओवरऑल कंप्लीट आंसर देना है कि आपने MEG 4 में जो भी पढ़ा है आप उसके अकॉर्डिंग ये बता सकते हो। तो लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, गांधी सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे लीडर्स थे वो सबसे ज्यादा महिलाओं की शिक्षा यानी कि वुमेन एजुकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उसके अलावा विडो रीमैरिज यानी कि जो भी हमारे देश में विधवा हैं उनके पुनर्विवाह के लिए, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनका सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, इसके बारे में वो बात करते थे। और पॉलिटिकल लीडर्स ने मॉडर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, रेशियल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो राजनीतिक नेताओं ने आधुनिक शिक्षा, तर्कशील सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, ताकि देश में जो भी सुपरस्टिशंस यानी कि जो भी अंधविश्वास है और जो भी बैकवर्डनेस यानी कि जो पिछड़ापन है उन सभी चीज़ों को दूर किया जा सके। और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ा। तो लीडर्स रियलाइज दैट पॉलिटिकल फ्रीडम गाइज इनकम्प्लीट है अगर आपके समाज में आप रिफॉर्म्स नहीं करते। तो सोशल रिफॉर्म्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। ओके, सो नेताओं ने यह समझा कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है, इसलिए सामाजिक मुद्दों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा गया। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप अपने इस आंसर में बताएंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कैसे, जो भी हमारे लीडर्स थे उन्होंने कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे वो प्ले करते हैं। ठीक है, भारत की पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म करने में उनका क्या रोल था उसके बारे में है ये सारा। एंड चलते हैं गाइज हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, उससे पहले एक छोटा सा निष्कर्ष दिया हुआ है उस पर नजर मारेंगे। सो पॉलिटिकल लीडरशिप प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। कैसा रोल प्ले किया उसने? ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले किया है इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने में, बिकॉज उसने सोशल इविल्स को चैलेंज किया है, इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए समाज के अंदर अवेयरनेस भी फैलाई है। तो राजनीतिक नेतृत्व ने सामाजिक बुराइयों को चुनौती देकर, समानता को बढ़ावा देकर और सामाजिक जागरूकता पैदा करके भारतीय समाज में के सुधार में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। Their efforts laid the foundation for modern democratic and inclusive Indian society। ठीक है, तो आधुनिक लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की नींव यहाँ पे उन्होंने रखी। इसके बाद आपको बताना है कि जो आपका प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके अंदर आपके रिलीजन का और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप रहता है। तो आधुनिक पूर्व भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति को समझेंगे। ठीक है, धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दे बोथ आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। तो आधुनिक पूर्व भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं बल्कि परस्पर जुड़े हुए थे। राजनीतिक सत्ता को प्रायः धर्म, नैतिक कर्तव्य और धार्मिक परंपराओं के माध्यम से वैध ठहराया जाता था। इसके बाद इनके रिलेशनशिप का पूरा नेचर जानेंगे। तो धर्म की अवधारणा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। जो धर्म है, ठीक है, धर्म जो है वो गाइज एक्ट करता है एज द मॉरल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, गाइडिंग रूलर्स इन गवर्नेंस एंड जस्टिस। तो यहाँ पे धर्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि धर्म जो है ना वो एक गाइड की तरह काम किया करता था। आपके रूलर्स को गाइड करने का काम धर्म का था। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वो राज के धर्म के हिसाब से ही काम करें और जो भी उनके लोग हैं उन सभी लोगों का वेलफेयर करें। तो सबसे पहले आप इसमें धर्म के कॉन्सेप्ट यानी कि धर्म की अवधारणा के बारे में बताओगे। धर्म राजनीतिक सत्ता की नैतिक आधारशिला था जो शासकों को शासन और न्याय में मार्गदर्शन देता था।
राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे राजधर्म के अनुसार शासन करें और जनता के कल्याण को सुनिश्चित करें। जो धर्म है वो वैधता का भी था, ठीक है, वैधता का स्रोत होता था धर्म। मतलब कि कोई राजा जब लोगों पे राज करता था तो वो अपने आप को जब धर्म से जोड़ता था तो लोग उसकी बात को ज्यादा मानते थे और उसकी सत्ता को ज्यादा वैध भी ठहराते थे। ठीक है, तो रूलर्स डिराइव्ड लेजिटिमेसी फ्रॉम देयर रोल एज द प्रोटेक्टर ऑफ द धर्म। तो यहाँ पे जो हमारे रूलर्स थे दोस्तों, वो अपने आप को क्या कहते हैं, धर्म रक्षक, ठीक है, तो प्रोटेक्टर ऑफ द धर्म, और समाज में वो कहते थे कि हम सोशल ऑर्डर बनाने के लिए आए हैं। राज्याभिषेक उनका होता था, वो मंदिरों को संरक्षण दिया करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों में राजनीतिक सत्ता भी काफी उनकी मजबूत हुआ करती थी और वो नैतिक तौर पे शासन किया करते थे। तो हम देखते हैं कि जो आपके पुराने टेक्स्ट हैं जैसे कि मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, इन सभी में जस्टिस, मोरालिटी, वेलफेयर को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब उन पे बल दिया जाता है। और पॉलिटिकल पावर एक तरीके से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है रेदर देन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कि अगर आप राजा हैं और आपके पास पॉलिटिकल पावर है तो ये आपकी पावर एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, बस आपके लिए क्या है, ये मॉरल अथॉरिटी की तरह है। सहिष्णुता और बहुलवाद आप देखते हो। सो प्री मॉडर्न इंडियन थॉट जनरली सपोर्टेड रिलीजियस टॉलरेंस। तो हम क्या देखते हैं कि उस समय जो है धार्मिक सहिष्णुता काफी ज्यादा थी, जहाँ पे जो विभिन्न आस्थाएं थी वो सह अस्तित्व, मतलब जो भी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे वो एक साथ रहा करते थे। जो हमारे मल्टीपल रिलीजन्स थे, ठीक है, वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म था, बाद में इस्लाम भी था, इन सभी को उन्होंने संरक्षण दिया। इसके अलावा आप देखते हो कि अनलाइक मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट देयर वॉज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। तो यहाँ पे आपको रिलीजन और स्टेट के बीच में कोई ज्यादा सेपरेशन देखने के लिए नहीं मिलता है, धर्म के आधार पर ही जो है राजा शासन करते हैं। सो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे कि इन द प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट religion and politics were deeply intertwined with the dharma guiding political authority and the governance. So इनका जो पूरा रिलेशनशिप है गाइस, इसका एम था मॉरल गवर्नेंस करना, सोशल हार्मनी लेकर आना, जनता का वेलफेयर करना रेदर देन डोमिनेशन, ठीक है, तो ये डोमिनेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। फिर आपको जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके नेशनलिज्म पे क्या व्यूज थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गाइज नेशनलिज्म को लेकर यानी कि राष्ट्रवाद संबंधी जो व्यूज हैं उनको जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद वॉज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर एंड द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड ह्यूमनिस्टिक रेदर देन पॉलिटिकल और एग्रेसिव। तो यहाँ पे जो उनका आइडिया है नेशनलिज्म का वो हमें पॉलिटिकल और एग्रेसिव नहीं लगता बल्कि स्पिरिचुअल, कल्चरल और ह्यूमनिस्टिक लगता है। ओके, तो स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान विचारक और आध्यात्मिक नेता थे। उनका राष्ट्रवाद राजनीतिक या आक्रामक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय था। विवेकानंद का विश्वास था इंडियन जो नेशनलिज्म है वो इंडिया की स्पिरिचुअलिटी और इंडिया के धर्म में जो है जुड़ा हुआ है, और उन्होंने ही वेदांत की फिलॉसफी दी थी कि हमें वेदों की तरफ लौट जाना चाहिए, और उन्हें लगता था कि जो धर्म है वो भारत की आत्मा है, लाइक रिलीजन वॉज द सोल ऑफ इंडिया। वो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं तो उन्होंने जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और मूल्यों को राष्ट्रीय एकता का आधार माना और उनका जन सेवा का बड़ा विचार था। तो विवेकानंद ने कहा कि गरीबों और शोषितों की सेवा ही सच्चा राष्ट्रवाद है। उन्होंने कहा कि दरिद्र नारायण ही ईश्वर हैं। ओके, सो ही फेमसली सेड दैट कि दरिद्र नारायण, द पुअर इज द गॉड, और हमें जो है ऑप्रेस्ड और गरीब लोगों की सेवा करनी है, वो ही आपका सच्चा राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो सबसे पहली चीज राष्ट्रवाद में, राष्ट्रवाद को वो आध्यात्मिक आधार से जोड़ते हैं, इंडिया की यूनिटी से जोड़ते हैं और कहते हैं कि जनता की सेवा करनी चाहिए, और आत्मविश्वास और शक्ति पर भी वो बल देते हैं। सो ही अर्ज इंडियंस टू रीगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है,
तो उन्होंने भारतीयों से औपनिवेशिक शासन से उबरने के लिए आत्मविश्वास, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, एंड प्राइड इन द सिविलाइजेशन टू ओवरकम कॉलोनियल डोमिनेशन, कि आपको अगर अंग्रेजों के डोमिनेशन से, दैट इज कॉलोनियल डोमिनेशन से अगर निकलना है तो अपनी सभ्यता पर आपको गर्व करना पड़ेगा। और वो युवाओं को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं कि जो यूथ होता है वो नेशन का बैकबोन है, एंड वो एनकरेज करते हैं कि एक फियरलेस इंडिया जो है वो यूथ के द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ माना और उन्हें एक मजबूत, एकजुट और निर्भीक भारत के निर्माण के लिए प्रेरित किया। हिज नेशनलिज्म वॉज इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल, तो उनका राष्ट्रवाद समावेशी और सार्वभौमिक था, जो राष्ट्रों और धर्मों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देता था, न कि घृणा को। ठीक है, तो जो भी आपके नेशंस हैं उनमें सौहार्द को बढ़ावा देना, नो हेट। तो फाइनली आप कंक्लूजन में बता देना कि स्वामी विवेकानंद का यथार्थवाद आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सेवा आधारित और मानवतावादी था, जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत का नैतिक और सामाजिक पुनर्जागरण भी था। इसके बाद आपको श्री औरोबिंदो के जो व्यूज हैं ह्यूमनिज्म को लेकर, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि श्री औरोबिंदो आखिर हैं कौन। तो ही वॉज अ फिलोसोफर, ओके, spiritual thinker and a nationalist whose humanism was spiritual, evolutionary and universal। ठीक है, तो वो आपके फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक हैं, आध्यात्मिक चिंतक हैं, साथ ही साथ वो राष्ट्रवादी हैं, जिनका जो मानवतावाद है वो गाइज आपको आध्यात्मिक लगेगा, विकासवादी लगेगा और सार्वभौमिक लगेगा। सो ही व्यूड ह्यूमन बींग्स एज central to the process of spiritual evolution, not merely as the material or economic entity। तो उनके लिए ह्यूमन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके मानवतावाद में मानव को केवल दोस्तों भौतिक और आर्थिक इकाई नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास की केंद्र की कड़ी भी माना है। तो उनका जो ह्यूमनिज्म है वो आध्यात्मिक है। सो ही बिलीव्ड दैट ट्रू ह्यूमनिज्म मस्ट इंक्लूड स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो यहाँ पे वो ह्यूमनिज्म को गाइस किससे जोड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से, उसके स्पिरिचुअल डायमेंशन की वो बात कर रहे हैं। ओके, ही रिजेक्टेड प्योरली मटेरियलिस्टिक व्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का जो एक होता है ना, भौतिक दृष्टि से वो ह्यूमैनिटी को नहीं देखते हैं बल्कि वो मानवतावाद में आध्यात्मिक पक्ष को जोड़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमंस आर नॉट एट द फाइनल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। जो ह्यूमैनिटी है वो अभी भी इवॉल्व कर रही है। ठीक है, आप धीरे धीरे जो है अपने सुपर माइंड की तरफ बढ़ रहे हो। तो श्री औरोबिंदो के अनुसार मानव विकास की अंतिम अवस्था भी नहीं आई है, मानवता एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था की ओर बढ़ रही है, जिसे उन्होंने सुपर माइंड कहा। और वो कहते हैं कि जो इंटीग्रल डेवलपमेंट है, मतलब आपका सारा डेवलपमेंट एक साथ होना चाहिए, आपकी बॉडी, आपका माइंड, स्पिरिट, सारी चीजें इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, समग्र आपका विकास हो, तब आपकी रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। और सार्वभौमिक जो भाईचारे को वो बढ़ावा देते थे। सो ही श्री औरोबिंदोज ह्यूमनिज्म स्ट्रेस द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो वो यहाँ पे गाइस किसकी बात कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, जो भी मानवता है दुनिया पे, जो भी मानव है उनकी यूनिटी की बात करते हैं। रेस, नेशन, रिलीजन और कल्चर से ऊपर उठ जाते हैं। स्वतंत्रता और आंतरिक रूपांतरण आप देखते हो तो उनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन से आती है, ना कि केवल राजनीतिक या सामाजिक बदलाव से। तो रियल फ्रीडम कब आएगी, जब आपका इनर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नॉट योर ओनली पॉलिटिकल और सोशल। इसके अलावा जो है वो आर्ग्यू करते हैं दैट ह्यूमनिज्म शुड बैलेंस इंडिविजुअल फ्रीडम, कि जो ह्यूमनिज्म है उसका जो इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, ताकि लोगों में सामंजस्य बिठाया जा सके। एंड श्री औरोबिंदो की जो थिंकिंग है गाइज वो इंटीग्रल है, स्पिरिचुअल है और इवोल्यूशनरी है। ठीक है, और उनका एम है ह्यूमैनिटी को पूरा ट्रांसफॉर्म करना, ताकि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तक पहुंच सके, रेदर देन कि वो केवल मटेरियल प्रोग्रेस पे फोकस ना करें।
इसके बाद आपको विनायक दामोदर सावरकर के जो व्यूज हैं नेशन और स्टेट पे उन्हें डिस्कस करना है। तो विनायक दामोदर सावरकर वॉज अ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट एंड अ पॉलिटिकल थिंकर। हिज आइडियाज ऑन नेशन एंड स्टेट वर कल्चरल, टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पे आपको गाइज उनके आइडियाज जो है सांस्कृतिक भी देखने के लिए मिलेंगे, ओके, कल्चरल भी है, टेरिटरीज को लेकर भी है, पॉलिटिकल भी है, एंड पूरा एक हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया है। सबसे पहले वो राष्ट्र की अवधारणा जानते हैं। तो सावरकर डिफाइंड अ नेशन एज अ कल्चरल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी। कोई भी नेशन एक सांस्कृतिक और राजनीतिक समुदाय के रूप में वो परिभाषित करते हैं। बाउंड टुगेदर बाय द कॉमन लैंड, और हम सभी अपने कॉमन लैंड की वजह से जुड़े हुए हैं, अपने रेस और कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री की वजह से भी जुड़े होते हैं। और हिंदुत्व वो बताते हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र की आधारशिला के रूप में वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सावरकर हिंदुत्व वॉज नॉट मेयरली अ रिलीजन बट अ कल्चरल आइडेंटिटी। तो सावरकर के अनुसार हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है बल्कि हमारी पहचान है। उनका मानना था कि भारत हिंदुओं की पितृभूमि और पुण्य भूमि है। सावरकर एम्फेसाइज करते हैं दोस्तों टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर, यानी कि क्षेत्र की एकता और राष्ट्र की निष्ठा पर वो जोर देते हैं। और अगर हम राज्य के बारे में उनका दृष्टिकोण जाने तो सावरकर के अनुसार राज्य एक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य राष्ट्र हितों, एकता और संप्रभुता की रक्षा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट है गाइस, स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा, हमें प्रोटेक्ट करना, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, हमारी यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, और सेकुलर रोल की भी बात करते हैं। तो वैसे तो उनका आइडिया पूरा हिंदू कल्चर में था, बट वो स्ट्रॉन्ग सेकुलर स्टेट को भी सपोर्ट किया करते थे। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की भी बात करते थे कि आप केवल इक्वल राइट्स एंजॉय मत करो, यू ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स योर नेशन। तो सावरकर का मानना था कि नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर राष्ट्र की रक्षा और एकता बनाए रखने का कर्तव्य भी है। ठीक है, सो आप कंक्लूजन में बता देंगे कि सावरकर के जो व्यूज हैं नेशन एंड स्टेट पे, उसने कल्चरल नेशनलिज्म को कंबाइन किया है। उसमें आपको पॉलिटिकल सोवरनिटी, मतलब कल्चरल नेशनलिज्म को पॉलिटिकल सोवरनिटी के साथ कंबाइन करते हुए एक यूनिफाइड और स्ट्रॉन्ग नेशन की वो बात करते हैं जहाँ पे सिटीजनशिप इक्वल हो, लोग नेशन के साथ जो है अपने देश के प्रति क्या हो, उनकी निष्ठा हो लोगों की। ठीक है, तो सावरकर ने राष्ट्र और राज्य संबंधी विचारों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक संप्रभुता का समन्वय दिखाई देता है, जिसमें एकीकृत राष्ट्र, मजबूत राज्य, समान नागरिकता और राष्ट्रीय निष्ठा को भारत की आधारशिला माना गया। सो गाइज, इसके बाद अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। MPSC 004 का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। गेस्ट पेपर आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा क्योंकि उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद देयर आंसर्स, और आंसर भी एग्जाम स्पेसिफिक होंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट होंगे। एक पैटर्न होगा आंसर्स का जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा जो भी आपके अपकमिंग सब्जेक्ट कोड्स हैं उनके भी गेस्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। वैसे तो मेरे सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वो सारे वीडियोस को जरूर देखना ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब हम जरूर मिलेंगे हमारे पार्ट 2 वीडियो के अंदर।